हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन। आज का हमारा जो विषय है वो है आपका मोटर इंश्योरेंस के बारे में। तो जो अभी मोटर इंश्योरेंस का जो एग्ज़ाम है जो अभी मार्च के लिए होने जा रहा है, उसके लिए हमने एक सीरीज़ निकाली है। ठीक है, ये है आपकी एमसीक्यू सीरीज़ है, ये चैप्टर वाइज है ये। और ये शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सेम यही इसी टाइप के क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन भी फंस सकते हैं। और मैं ये सीरीज जो बना रहा हूँ वो चैप्टर वाइज बना रहा हूँ। एक पहला चैप्टर मैंने अभी कल ही डाला था। आज मैं दूसरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और दूसरे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। तो जो चैप्टर नंबर 2 है, मार्केटिंग इन मोटर इंश्योरेंस, आइए उसके क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपना आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी जो सीरीज है शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो IC 72 चैप्टर 2 मार्केटिंग इन मोटर इंश्योरेंस का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द GIC री as admin shall be paid a fees of dash of the total premium on motor third party insurance business in respect of the business undertaken for the pooled account। तो जो GIC री है वो उसको एक फीस देनी, मतलब वो एक फीस चार्ज करेगी। वो कितने परसेंट होगा उसका जो टोटल इंश्योरेंस, जो टोटल प्रीमियम होगा थर्ड पार्टी पर। ठीक है, फॉर पूल्ड अकाउंट। तो उसका जो आपका ये सही ऑप्शन है वो है आपका 2.5। 2.5 जो है आपका वो सही ऑप्शन है इसका। जो GIC रही है वो एक 2.5% का फी लगाती है मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट बेनिफिट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट होता है वो बेनिफिट किसको करता है? तो वो किसको करता है? वो आपका इंश्योरर को करता है। ठीक है, जो नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट होता है वो आपका इंश्योरर्स को बेनिफिट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर in an own damage cover is determined by IDV where IDV refers to। जो मैक्सिमम लाइबिलिटी है इंश्योरर की ओडी में वो डिटरमाइन करता है बाय आईडीवी। और आईडीवी की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसकी आईडीवी की फुल फॉर्म है आपकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। नाउ ये सबको पता होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहला है ID IPD is used because IDP is used because the driving license requirement vary worldwide। ये सही बात है। ID IDV होता है वैसे, IDP सॉरी, इंडियन ड्राइवर पर वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। और सेकंड है, द एप्लीकेशन फॉर IDP कैन बी मेड अप टू 3 months इन एडवांस। ये भी सही है। द वैलिडिटी ऑफ द इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इज फॉर 1 year। ये भी बात सही बोली है। और लास्ट है आपका, IDP कैन बी इश्यूड टू नॉन रेजिडेंट एज वेल। तो ये गलत है। नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है आपका IDP, यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट नॉन रेजिडेंट को नहीं मिल सकता है। तो आपका जो ऑप्शन 3 है वो सही है इसके हिसाब से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
Who all can import sports utilities vehicles at 3% concession rate of duty? Travel agent, tour operator, golf resort, होटल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर है रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ट्रेवल एजेंट्स होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स यूटिलिटीज, टूर ऑपरेटर्स करते हैं, गोल्फ रिजॉर्ट्स वाले करते हैं जिनके पास गाड़ियां होती हैं, और होटल वाले भी महंगी महंगी गाड़ियां और यूटिलिटीज 3% कंसेशन रेट पर इंपोर्ट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द एग्जिस्टेंस ऑफ द टैरिफ इन डैश म्यूटेड कंपटीशन टू सम एक्सटेंट। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, आपका जो एग्जिस्टेंस ऑफ टैरिफ है, टैरिफ का जो एग्जिस्टेंस है वो फायर में भी वर्क करता है, मोटर में भी है और वर्कमैन कंपेंसेशन में भी है, यानी कि ये तीनों में वर्क करता है। देन इसका आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 द इंश्योर्ड कैन renew his policy online starting dash before expiry of the existing policy। यानी कि जो इंश्योर्ड है वो अपनी पॉलिसी कितने दिन में रिन्यू कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो जो इसका आंसर है वो आपका 60 डेज आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द GIC री एडमिनिस्ट्रेटर शैल बी पेड अ फीस ऑफ डैश ऑफ द टोटल प्रीमियम ऑन मोटर थर्ड पार्टी। ये हमारा जो पिछला एक क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया, तो इसका जो आंसर है वो 2.50 आपको सबको पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है आपका एवरी इंश्योर registered to carry on dash shall automatically participate in pooling arrangement to the extent set out herein। तो जो इसका आंसर है आपका वो है आपका जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन ई आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 एवरी डैश OT every insurer that is authorized to underwrite motor insurance business for the insurer shall be authorized to underwrite motor third party insurance business that will be shared among all insured through the pooling arrangement। तो जो इसका आंसर है आपका वो है आपका अंडरराइटिंग ऑफिस। एवरी डैश ऑफ इस ये ऑफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका द pooling of business among all insurers will be achieved through a bilateral insurance agreement between the underwriting insurer and all the other registered non-registered insurer carrying on general insurance business। क्या ये सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं आपका। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका फॉर द पर्पज ऑफ थर्ड पार्टी डेथ और इंजरी और फिजिकल डैमेज टू द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया शैल अडॉप्ट अ स्टैंडर्डाइज स्टेपवाइज क्लेम्स सेटलमेंट पॉलिसी। तो ये आपका इनकरेक्ट है। ये दोनों आपके जो है वो इनकरेक्ट आएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ थर्ड पार्टी डेथ और फिजिकल डैमेज द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ इंडिया शैल अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज स्टेप वाइज क्लेम सेटलमेंट पॉलिसी। तो ये गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका द इंश्योरर ऑफ GIC री शैल एंटर इनटू अ। तो ये आपकी कौन सी पार्टनरशिप में आता है? जो आपका GIC री आता है, ठीक है, फॉर पुलिंग। इसका जो आंसर है आपका मल्टीलेटरल आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन मोटर इंश्योरेंस। तो नो पेपर वर्क, सही बात है। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आते हैं, पॉलिसी कैन बी रिन्यूड इजीली होता है, सब कुछ सही है। और फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ मोटर इज डन बाय सर्वेरी भी होता है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है आपका तो इनमें से आपको ऑड वन आउट
ऑड वन हटाना है कौन किसके रूल पे, विद रिस्पेक्ट टू रूल ऑफ डीलर इन ऑटो इंश्योरेंस। तो इसके अंदर जो ऑड है आपका वो है आपका द डीलर इज रिक्वायर्ड टू अरेंज फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एज पर लॉ। सही बात है ये। द डीलर अपार्ट फ्रॉम सेलिंग न्यू व्हीकल आल्सो प्रोवाइड सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द यूज्ड कार। सही बात है ये भी। द डीलर टाई अप विद द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कार इंश्योरेंस। ये भी सही बात है कि डीलर जो है वो वो जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उनके साथ टाई अप करता है ताकि जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कर सकें। और फिर क्वेश्चन जो ऑप्शन 4 है, द डीलर एट द टाइम एक्ट एज कॉर्पोरेट एजेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ये भी सही है। द डीलर हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द मार्केटिंग ऑफ द मोटर इंश्योरेंस। ये आपका गलत है। डीलर तो बेच ही रहा है ना, तो मार्केटिंग नहीं कर रहा है वो। नाउ क्वेश्चन नंबर आप 16 पर आते हैं। दोज हु यूज कार मोर आर लाइकली टू पे अ, जो ज्यादा कार यूज करते हैं वो जो प्रीमियम होता है वो कितना पे करते हैं, एज दे आर मोर एक्सपोज टू रिस्क और एक्सीडेंट, दे आर हायर। ठीक है। तो जो ज्यादा कार यूज करते हैं उनका हायर प्रीमियम रहता है। क्यों? क्योंकि वो दे आर मोर प्रोन टू रिस्क और एक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पॉलिसी ऑफ डैश अप्लाई टू ऑल कमर्शियल व्हीकल फॉर स्टैंडर्ड लोन, यानी ओडी और थर्ड पार्टी एक्ट ओनली इंश्योरेंस। ठीक है ना, ऑडी नहीं, ये सिर्फ स्टैंड लोन थर्ड पार्टी है। तो द पॉलिसी ऑफ नॉक फॉर नॉक वो अप्लाई करता है आपका कमर्शियल व्हीकल में। ना क्वेश्चन नंबर 18 आपका, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द न्यू प्लान प्रोवाइड एन ऑप्शन टू इंश्योरेंस कंपनी टू चूज अ लायबिलिटी दे वुड बी टोटली, मीनिंग दे वुड पे अप। तो जो इसका आंसर है, यानी आपका आ रहा है कि द न्यू प्लान जो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी, वो लायबिलिटी कितनी लायबिलिटी पे अप कर सकता है क्लेम के लिए, तो वो 100% लायबिलिटी पे अप करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ड्यू टू हाई क्लेम रेशियो ऑफ अराउंड dash from commercial vehicle, insurance company are providing them cover from a common decline pool and not from their own books। तो जो इसका आंसर है वो आपका 140% रहेगा, जो हाई क्लेम रेशियो की वजह से 140% फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल और इंश्योरेंस कंपनी कवर प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द साइज ऑफ डिक्लाइन पूल। दो साइड्स जो डिक्लाइन पूल का साइज होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है आपका 400 करोड़ is small, which means that more insurance companies are underwriting risk on their own book, moving away from one size fit all premium from vehicles. Now question number 21 है आपका, if two vehicles are involved in collision and one of the vehicle is negligent, the owner of the other vehicles cannot recover damage from the negligent owner of the vehicle। क्या ये क्वेश्चन का जो ये स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अदर व्हीकल का ओनर डैमेज का रिकवर कर सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट। तो नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट क्या होता है आपका, द अदर इंश्योरर विल इंडेमनीफाई देयर इंश्योर्ड प्रोवाइडेड द डैमेज इज कवर्ड अंडर द पॉलिसी। यानी कि नॉक फॉर नॉक यानी कि दूसरा जो इंश्योरर है वो इंडेमनीफाई करेगा, यानी वो भरपाई करेगा इंश्योरर की जो पूरा का पूरा डैमेज हुआ है वो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट। नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट का बेनिफिट क्या है? तो इसका जो बेनिफिट है वो है आपका, द इंश्योरर एज दे अवॉइड इंटर कंपनी लिटिगेशन एंड देयर बाय सेव कॉस्ट। सही बात है, सेव कॉस्ट करते हैं वो अपने आपसी क्या क्या कह सकते हैं उसको, आपसी समझौता करके। इट बेनिफिट द इंश्योर्ड बिकॉज दे रिकवर द क्लेम स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर इंश्योरेंस। सही बात है ये भी।
It also benefits the insuring public. It also benefits the insuring public because the reduction in the cost claim is eventually reflected in reduced premium. ये सही बात है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है आपका. द डिक्शनरी डिफाइन द टर्म dash as an agreement between auto insurer that in the event of an accident each insurance company will pay for the damage to the vehicle insured within without attempting to establish blame for the accident. तो इसका मतलब ये आपको पता ही है कि नॉक फॉर नॉक होता है. जो नॉक फॉर नॉक एग्रीमेंट होता है उसके अंदर ही आपका ये आता है कि जो एक्सीडेंट होगा उसमें किसी के ऊपर ब्लेम नहीं आना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है आपका. द डैश विल एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड टाइमली सेटलमेंट और क्लेम. तो ये कौन करता है आपका कि टाइमली सेटलमेंट हो जाए, सब कुछ स्मूथली फंक्शन हो, तो वो करता है आपका जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल. ठीक है. कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर में, तो जनरल कॉर्पोरेशन पर नहीं जाना है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल पर जाना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. द टाइमलाइन बिटवीन claim reported and settled in the case of third party averages dash a correct picture on functioning and success of the pool cannot be ascertained at the present time. जो पहले क्लेम रिपोर्ट होते थे, सेटलमेंट होता था, वो उसका जो टाइम लिमिट था वो था आपका 5 से 7 ईयर्स के लिए रहता था, जो एवरेज रहता था. 5 से 7 साल तक उस सेटलमेंट के लिए जो रिपोर्टिंग चलती थी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है आपका. Since the motor third party business is expected to run on a normal printless loss basis, there shall be no ceding commission in respect or the business ceded to the pool with effect from 1/4/2010. ये आपका आंसर इनकरेक्ट है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है आपका. On motor vehicle, a person staying in a foreign country for at least 2 years are allowed to bring personal and household goods under depreciation slab. तो अगर एक मोटर व्हीकल के अंदर अगर कोई पर्सन फॉरेन कंट्री के अंदर है और 2 साल तक के लिए है वहां पर, तो वो अलाउ मतलब उसको अलाउ है कि अपने पर्सनल्स और अपने हाउस होल्ड गुड्स को डेप्रिसिएशन के स्लैब में लेके वो अपने कंट्री आ सकते हैं. ठीक है. तो जो उसका डेप्रिसिएशन है वो उसकी स्लैब क्या रहेगी. तो जी उसकी जो स्लैब है वो है आपकी 16% पहले और फिर उसके बाद 12% सेकेंड ईयर में. ठीक है. ना क्वेश्चन नंबर 29 है कि पिक द ऑड देखो इनमें से इंश्योरेंस ऑनलाइन के लिए मोटर इंश्योरेंस. द इंश्योर्ड गेट्स एन इंस्टेंट पॉलिसी एज देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क इन्वॉल्व. ये सही है. वन हैज द एडवांटेज ऑफ चूजिंग द मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन. ये भी सही बात है. पब्लिक एंड प्राइवेट व्हीकल्स बोथ कैन बी इंश्योर्ड ऑनलाइन. तो ये चीज आपकी गलत है. क्यों? क्योंकि प्राइवेट व्हीकल को आप इंश्योर कर सकते हैं लेकिन पब्लिक व्हीकल्स जो होती है वो इंश्योर ऐसे नहीं होती है. टू व्हीलर कैन ऑल्सो बी इंश्योर्ड ऑनलाइन. तो ये भी सही बोल रहा है. तो यानी ये ऑप्शन तो गलत ही आएगा आपका. यानी जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका ऑड जो है वो ये है, सी ऑप्शन. अब क्वेश्चन नंबर 30 है आपका. व्हाट आर द आईडीपी रिक्वायरमेंट. आईडीपी आपको पता ही है क्या है. इंटरनेशनल सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. हम कहाँ पर थे ये. हाँ. तो हम क्वेश्चन नंबर 30 पर थे.
तो आईटीपी का रिक्वायरमेंट क्या होता है? आईटीपी आपको पता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो सबसे पहले वैलिड लाइसेंस होना चाहिए एप्लीकेंट का, सही बात है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए और टिकट वेरिफिकेशन होना चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, 5 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। नहीं, इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 है, ओवर टाइम वन ड्राइव्स आउट आउटसाइड हिज नेशन ही शुड कैरी विद हिमसेल्फ। यानी अगर कोई बाहर है, सॉरी, इट्स नॉट ओवर टाइम, ओवर टाइम नहीं है, एवरी टाइम। ठीक है, एवरी टाइम अगर कोई ड्राइवर है आउटसाइड इस नेशन, अगर गाड़ी चलाने की सोच रहा है, तो उसको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी होंगी? तो उसको नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन ऑफ ड्राइवर लाइसेंस ये भी कैरी करना पड़ेगा। वैलिड आईडी कार्ड, तो आईडी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, और यानी इसका आंसर है आपका ओनली ए एंड बी, यानी कि नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और इंटरनेशनल ट्रांसलेशन ऑफ ड्राइवर लाइसेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द ऑथराइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल ड्राइविंग डॉक्यूमेंट हैज इट्स बेसिस इन इंटरनेशनल कन्वर्सेशन ऑन रोड सेफ्टी इन द ईयर। तो जो इसका आंसर है आपका, इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हर साल 1923 में हुआ था, 43 में हुआ था, 49 में और 68 में ऑथराइजेशन हुआ था इंटरनेशनल कन्वर्सेशन ऑन रोड सेफ्टी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको मेरी जो ये सीरीज है वो अच्छी लगेगी। बाकी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी गलत लगता है, कुछ पूछना हो या कुछ भी चीज़ करनी हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।